स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आइए चलिए आप लोग आज पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप लोग कोई भी नया है मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक ताकि वो भी मनमोहन सर के साथ जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाते हैं। और आपकी स्क्रीन पर मैंने आज कुछ चीज लिख कर रखी है जो कि आप लोग देख रहे होंगे, नरेशन। तो दोस्तों ये आज की क्लास रहने वाली है नरेशन के बारे में। और नरेशन का ये जो चैप्टर रहेगा वो 1 रहेगा, यानी कि पार्ट 1 चैप्टर 1 रहेगा। ये आज से चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कंटिन्यूअसली, यानी पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाता है, पूरा एक टॉपिक जब खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। दोस्तों अब आपके रेगुलर क्लास रहने वाली है आज से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नरेशन के बारे में। अपनी पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाएं दोस्तों, पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाएं दोस्तों, और इसमें डाल दें आज टॉपिक। आज का टॉपिक है नरेशन। दोस्तों नरेशन यानी कि कथन होता है। नरेशन मतलब कि कथन होता है दोस्तों। और आप लोग लिखें नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अपनी कॉपी में दोस्तों नोट कर लें इसको, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। दोस्तों ये चीज लिखी है यहाँ पर, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। सबसे पहले कथन देख लेते हैं। कथन क्या है? कथन कोई सेंटेंस, कोई वाक्य है दोस्तों, कोई बात है जिसको हम कथन बोलते हैं ना। नरेशन क्या है? कथन मतलब कि कोई एक सेंटेंस मान लेते हैं या फिर कोई बात है जिसको हम कथन बोलते हैं। और कथन किसी के द्वारा कही गई बात, ये कथन है। लेकिन ये कथन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन में प्रत्यक्ष कथन। दोस्तों सबसे पहले देख लें आप डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन दोस्तों वो होता है जैसे कि मैं उपस्थित हूं और मेरे पास अभी राम उपस्थित है। तो राम यदि मुझसे कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, राम ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। किसने मुझसे कहा दोस्तों? राम ने मुझसे कहा। मैं वहां पर था तो राम ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। राम अपने लिए बोल रहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, और बोल किससे रहा है? मुझसे बोल रहा है। मैं वहां पर उपस्थित था, नहीं, राम ने जो मुझसे बात कही वो आमने सामने, यानी कि डायरेक्ट बात कही है दोस्तों। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। और इसी बात को जो बात राम ने मुझसे कही है, इसी बात को हम तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हम उससे कहेंगे कि राम ने कहा कि वह अच्छा लड़का है। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट कथन हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। जो राम के द्वारा बात कही गई थी, अब हम वो बात तीसरे आदमी से बोल रहे हैं, वही बात तीसरे आदमी से बोल रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा, अप्रत्यक्ष बात हो जाएगी दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। दोस्तों यदि समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से आप शुरू से देख ले और आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले सी सेज आई प्ले बैडमिंटन, और मैंने इसी का इनडायरेक्ट नरेशन बना दिया है, सी सेज दैट सी प्लेज बैडमिंटन। क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट नरेशन है और एक इनडायरेक्ट नरेशन है।
सबसे पहले आप लोग दोस्तों परिभाषा लिख लें इसकी। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन आप हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में और उसकी परिभाषा लिखें। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखें आप। डायरेक्ट नरेशन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, क्योंकि इसे एग्जाम्पल से देख करके हम परिभाषा भी बना सकते हैं। लिखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन मतलब जिस नरेशन में इनवर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है, जिस नरेशन में इनवर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जिस नरेशन में इनवर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट नरेशन के लिए एक एग्जांपल है। यहां देख रहे हैं आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। हम इन्वर्टेड कॉमा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों कि ये है जो डायरेक्ट नरेशन है। इन्वर्टेड कॉमा से हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्ट नरेशन है। और यदि इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो वो होगा इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन की भी आप डेफिनेशन लिख लें। जिस नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, जिस नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। दोनों के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं दोस्तों, यहां पर आप इनको नोट कर लें। आप जैसे ही आपने डायरेक्ट नरेशन की परिभाषा लिखी थी उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लें। उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन की आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट कर लें। क्योंकि दोस्तों मैंने इसी एग्जाम्पल का यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है। देखिए सी सेज वह कहती है आई प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलती हूं। देखिए मान लीजिए दोस्तों मैं वहां उपस्थित था, तो ये कोई लड़की है जो कहती है मैं वहां उपस्थित था, और एक लड़की है जो कहती है कि मैं बैडमिंटन खेलती हूं। तो लड़की मेरे सामने थी, मेरे पास थी, तो लड़की ने जो कथन बोला ये डायरेक्ट बोला। किससे बोला? मुझसे बोला कि मैं बैडमिंटन खेलती हूं। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसी बात को जो ये लड़की ने बात कही है, जो ये कथन लड़की ने कहा है मुझसे, इसी बात को अब मुझे तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। और अब लड़की नहीं है यहां पर, तो मैं इसी कथन को बोलूंगा तीसरे व्यक्ति से, शी सेज दैट, उसने कहा कि, या वह कहती है कि, उसने कहा कि या वह कहती है कि शी प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलती है। उसने कहा कि वह बैडमिंटन खेलती है। तो ये दोस्तों मैंने उस लड़की की बात को तीसरे व्यक्ति को बता दिया है। मैंने क्या बताया कि वह कहती है कि वह बैडमिंटन खेलती है, और लड़की चूंकि नहीं है यहां पर, यहां तीसरा व्यक्ति मेरे सामने है, तो मैं उस व्यक्ति से यही बताऊंगा कि वह लड़की कहती है कि वह बैडमिंटन खेलती है। इस प्रकार से दोस्तों ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अब देखिए यहां पर जो दैट आया है ये कहां से आया है, ये सी आया है, ये कहां से आया, इन सारे रूल्स के बारे में आगे चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिलेगी। अभी सारे रूल्स कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तमाम रूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी डिटेल के साथ, वो भी मनमोहन सर के साथ। कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करने वाले दोस्तों मनमोहन सर के साथ एक बार जुड़कर देखें और किसी टॉपिक को आप डिटेल से पढ़ के देखें। देखिए ये तो एक्चुअल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो ये दैट कंजक्शन यहां पर ऐड कर दिए। मैं अभी सिंपली यहां पर बता रहा हूं, मैं अलग से सारे रूल के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने एक रूल यहां पर लिखा हुआ है अभी, तो जितने भी रूल होते हैं इसके, जितने भी नियम होते हैं उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे तक बढ़ता जाऊंगा चैप्टर वाइज।
इसके बाद ये सी आया है दोस्तों, ये सी इसलिए आया है कि जब आपका ये चूंकि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग, चूंकि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर स्पीच रहती है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। जो सब्जेक्ट यहां होगा वो यहां पर आएगा। चूंकि टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी कि प्रेजेंट का है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों, केवल यहाँ पर सी के आ जाने से मेन वर्ब में एस का यूज किया गया है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट एनी नेम हो तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस या आईएस का यूज करते हैं। वही किया है मैंने, क्योंकि यहाँ आई था तो यहाँ पर एस नहीं था, लेकिन अब जैसे इंडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित हुआ तो ये सब्जेक्ट का परिवर्तन हो गया है और यहां पर भी एस लगाना पड़ेगा। टेंस वही है, सिर्फ आपने जो इसका रूल था उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया। पर सी आ गया तो सी के साथ एस एस आई एस लगता है मेन वर्ब में। दोस्तों आप लोग लिख रहे हैं फिर कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। जो ये डायरेक्ट नरेशन है दोस्तों, इसमें दो भाग होते हैं। एक यहां पर ये लिखा हुआ है और ये पेज लिखा हुआ है, यानी कि एक भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, एक भाग इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं दोस्तों, आप नोट कर लें यहां पर रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो भाग होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं दोस्तों। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये दोस्तों आपने लिख लिया होगा कि जो आपका डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है उसको रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे दोस्तों। अब आगे मैंने यहाँ पर ये कुछ पर्सन के बारे में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये अब इसका मतलब है, अब मैं रूल की ओर बढ़ रहा हूं, रूल की ओर बढ़ रहा हूं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स क्या क्या होते हैं। इसका पहला रूल्स जो है यहाँ पर पर्सन में चेंजिंग, पर्सन में चेंजिंग। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं? पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। ये रूल है, जो नियम है दोस्तों काफी बड़ा है। अभी सिर्फ आप इसको ये देख रहे हैं कि जो पर्सन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड में कौन कौन तथा थर्ड में क्या क्या आता है, ये भी आप नोट कर लें। फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, अस और अवर। सेकंड यू, योर। थर्ड में ही, हिम, हिज, सी, हर, दे, देम, दियर और इट तथा इट्स आता है थर्ड पर्सन में मित्रों। यहां पर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहां पर साइड में मैंने एक टेबल बना रखी है। क्योंकि दोस्तों टेबल से और अच्छे से आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप टेबल आप बना लें अपनी कॉपी में। टेबल में यहाँ पे इस तरह P फॉर पर्सन लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड तथा थर्ड पर्सन। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और P फॉर पॉजिटिव फॉर्म। P फॉर दोस्तों पॉजिटिव फॉर्म। अब यहां से और अच्छे से आप समझ सकते हैं इस टेबल से, इस टाइप की टेबल आप नोट कर सकते हैं।
देखिए सब्जेक्ट फॉर्म की बात करें फर्स्ट पर्सन में तो आई और डी आता है, जिसका आई का मी ऑब्जेक्ट होता है और पजेसिव माई होता है। इसी प्रकार से बी का अस और ये अवर, यू का योर ऑब्जेक्ट और पजेसिव योर, ही का हिम और हिज यहाँ पर पजेसिव, सी का हर दोनों ऑब्जेक्ट और पजेसिव दोनों हर होते हैं, इट का इट ऑब्जेक्ट और पजेसिव इट्स होता है दोस्तों, और दी का देम ऑब्जेक्ट और दियर पजेसिव होता है। ये टेबल आप लोग नोट कर लें। इसमें सिर्फ आपने ये पता किया है अभी कि पर्सन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हमें इस पूरी टेबल की जरूरत है इस नरेशन में, इसलिए आप इसे नोट कर लें। हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव क्या होता है। तीनों चीजें हमें पता होना चाहिए। हमें इस टाइप से ये चीज पता होना चाहिए कि आई जो सब्जेक्ट है इसका पजेसिव क्या होता है। इसलिए मैंने टेबल बना रखी है और आपसे नोट कर लें। हम ये पहले रूल को पढ़ाने से पहले आपको ये बता रहे कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि पहला रूल है पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जाना कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपने टेबल बना रखी है। अब हम इसके बाद अगली चैप्टर में इसी के आगे आपको मिलते हैं कल वाली क्लास में दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 में या भाग नंबर 2 में आपको बताएंगे इसके आगे पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से होती है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ आपने जाना नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने टाइप के होते हैं और जो डायरेक्ट नरेशन है उसके कितने भाग होते हैं। आपने साथ में डेफिनेशन जानी, साथ में पर्सन के बारे में भी जाना कि कितने टाइप के होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मित्रों सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो लेक्चर के लिए, अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। और दोस्तों रेगुलर पढ़ने वाले दोस्तों को चाहिए मुझे रेगुलर जो अब क्लास अटेंड करें, क्योंकि अब मिस नहीं होगा, अब 100% वादा। नेक्स्ट क्लास में आप इसी के आगे से आपको क्लास मिलेगी चैप्टर नंबर 2 में। हम उसमें बताएंगे पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से होते हैं, जितने भी तमाम इसके रूल हैं सारे रूल के बारे में। उसके बाद हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से नरेशन आपका जड़ से क्लियर करा देंगे दोस्तों। और दोस्तों अब हम विदा चाहते हैं इस क्लास में। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है इस एडवांस इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आपको फैलाना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, गांव गांव तक पहुंचाना है। और आप लोग मनमोहन सर के साथ जुड़कर तो देखिए एक बार, और आपके सारे क्वेश्चन डाउट जितने भी डाउट क्वेश्चन सबको क्लियर करने के लिए हम 24 घंटे आपके साथ हैं। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद और तैयार रहें अगले वीडियो क्लास के लिए।